के इस हिस्से में बात होगी राजधानी दिल्ली की आबो हवा की। जिंदगी जीने की सबसे पहली शर्त है हमारी सांस, वो हवा। लेकिन ये हवा ही तो इतनी प्रदूषित हो गई है कि जो सांस ले भी रहे हैं तो शरीर में जहर घुल रहा है, आंखें जल रही हैं। हवा इतनी जहरीली हो गई है, वायु प्रदूषण का लेवल बीते 9 दिनों में सबसे गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार अजीब अजीब फैसले कर रही है। पहले 13 नवंबर से और जीवन का फैसला लागू करने का फैसला किया, अब कृत्रिम बारिश करवाकर पोल्यूशन को कम करना चाहती है। आखिर कृत्रिम बारिश है क्या? क्या इस तरीके की फेक बारिश कराने से दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा? दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगी? कृत्रिम बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग कराने में खर्च कितना आता है? आम लोगों के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज आपको राजधर्म में मिलेगा। आज आपको ये भी बताऊंगी कि भारत में कब और कहां-कहां इस तरह से बारिश करवाई गई है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त प्रदूषण का स्तर क्या है? जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर आप कैसी हवा में सांस ले रहे हैं, जरा ये तस्वीरों में देख लीजिए। राजधानी दिल्ली में पिछले 9 दिनों में सांसों की इमरजेंसी अगर लगी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां घर के बाहर निकलने पर दम ना घुटता हो। कभी कभी तो घर के अंदर भी दम घुटने लगता है। राजधानी दिल्ली में AQI 425 के पार है और ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। देखिए कैसे देश की राजधानी धुएं की चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। धुएं की चादर, सर्दियां नहीं है कि कोई धुंध की चादर हो, कोहरा हो, अच्छा सा महसूस हो, नहीं, ये धुएं की चादर है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि कैसे राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। 6 तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, एक साथ देखिए। ये 6 तस्वीरें आज की हैं। आनंद विहार से लेकर अक्षरधाम तक, इंडिया गेट से लेकर ओखला तक, धौला कुआं, गाजीपुर बॉर्डर तक, आप जहां जाएंगे वहां पर तस्वीरें एक जैसी नजर आएगी। हेज सा दिखाई देगा, सांस लेना मुश्किल लगने लगेगा, आंखें जलने लगने लगेगी। अगर दमा के मरीज हैं तो खांस खांस कर बेहाल हो जाएंगे। दिल्ली में ऐसा प्रदूषण है। आपको AQI लेवल बताती हूं। अंदाजा आप AQI लेवल यानी कि हवा की गुणवत्ता, हवा की क्वालिटी, एयर क्वालिटी इंडेक्स देखकर समझिए। दिल्ली के VIP माने जाने वाले RK पुरम में AQI 453 है, तो वहीं पंजाबी बाग में 444, ITO में 441, आनंद विहार में 432 और जहांगीरपुरी में 423 मापा गया। अमूमन पूरी दिल्ली का यही हाल है क्योंकि राजधानी दिल्ली का आज औसत AQI 426 नापा गया है। दिल्ली में पोल्यूशन कम होने का नाम तो ले नहीं रहा। प्रदूषण से मुकाबला करने के लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है वो आपको बताती हूं। कृत्रिम बारिश कराने का फैसला लिया गया है। केजरीवाल सरकार 20 और 21 नवंबर को राजधानी में पहली बार कृत्रिम बारिश करा सकती है। दरअसल दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने की जिम्मेदारी IIT कानपुर को सौंप दी है। इस बात की जानकारी कल ही दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक बार फिर दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई होगी और इसमें देश की सबसे बड़ी अदालत ये पूछेगी कि पिछले 3 दिनों में सरकार ने प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए क्या किया। अब देखिए आज क्या तारीख है और आज के बाद दिल्ली की सरकार क्या कोशिश कर रही है कि 20-21 तारीख तक कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। सांस लेना आज मुश्किल है और बारिश कब करवाई जाएगी? खैर चलिए, कोशिश तो हो रही है। कल सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगी कि वो केंद्र सरकार को कृत्रिम बारिश कराने में राज्य सरकार का सहयोग करने का आदेश दे। जहाँ तक दिल्ली गवर्नमेंट का सवाल है, उनकी तरफ से हमारे पास आज सुबह से कुछ फ़ोन कॉल्स आई हैं और साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। और CII ऑफिस जो है इस समय बहुत एक्टिव है और कोऑर्डिनेट कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की बात की जा रही है। आखिर कृत्रिम बारिश क्या होती है ये अब आपको समझा देती हूँ। कृत्रिम का मतलब होता है प्राकृतिक, जो नहीं है, यानी कि आर्टिफिशियल।
आर्टिफिशियल तरीके से कराई जाने वाली रेन। इसमें विमान के सहारे आसमान में केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिससे बादलों की भौतिक अवस्था यानी उसकी फिजिकल स्टेट में बदलाव होने लगता है। केमिकल की वजह से पानी के कण बड़े होने लगते हैं और फिर जमीन पर गिरने लगते हैं। इसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। चाइना में इस तरीके की क्लाउड सीडिंग कई बार होती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सा केमिकल होता है जिससे कि ये कृत्रिम बारिश कराई जाती है। तो आपको बता दूं, कृत्रिम बारिश में जिस केमिकल का इस्तेमाल होता है उसमें सूखी बर्फ, जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो आसमान में बहुत ज्यादा ठंड पैदा कर देती है और इससे फिर पानी के कण आपस में जुड़ने लगते हैं और फिर बारिश होने लगती है। क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के बारे में भी आपको जानकारी दे दूं कि क्लाउड सीडिंग आखिर की कैसे जाती है। क्लाउड सीडिंग करने के लिए आमतौर पर एरोप्लेन की मदद ली जाती है। प्लेन में सिल्वर आयोडाइड के 2 बर्नर या जनरेटर लगाए जाते हैं, जिसमें सिल्वर आयोडाइड का घोल हाई प्रेशर पर भरा जाता है। इसे इलाके में कृत्रिम बारिश करानी होती है। मतलब मान लीजिए अगर इस स्टूडियो में बारिश करवानी होगी तो इस इलाके में विमान हवा की उल्टी दिशा में चलाया जाएगा और जब बादलों के बीच विमान आता है तो बर्नर चालू कर दिए जाते हैं। जो शुष्क बर्फ होती है यानी कि ड्राई आइस पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देती है और फिर हवा में मौजूद पानी के कण जमने लगते हैं। फिर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें बारिश का रूप लेकर आसमान से जमीन पर बरसने लगती है, जिसे कृत्रिम बारिश कहें, क्लाउड सीडिंग कहें, ये तरीका अपनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश का उपयोग कब कब किया जाता है, तो ये भी आपको बता दें। जब किसी इलाके में सूखा पड़ता है और बारिश कराने के लिए कोई और साधन समझ नहीं आता, तो यही एक साधन इस्तेमाल किया जाता है। कई देश हैं जहां पर कोहरे के कारण विमान सेवा बाधित होती है, तभी कृत्रिम बारिश कराकर कोहरे को कम किया जाता है। कई देशों में समय से पहले और जगह बदलने के लिए भी कृत्रिम बारिश का सहारा लिया जाता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी इसका सहारा लिया जाएगा, ऐसी प्लानिंग दिल्ली सरकार की है। 20 और 21 नवंबर को कृत्रिम बारिश करवाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कृत्रिम बारिश से प्रदूषण कम करने का ये परमानेंट सॉल्यूशन है? ये तो कुछ उस तरीके से हो गया कि भूख आज आपको लगी है और 2 हफ्ते के बाद खाने का इंतजाम होगा, क्योंकि पोल्यूशन तो आज है। इसका जवाब खैर आईआईटी कानपुर क्या दे रही है वो आपको बताते हैं प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल से ही, आप सुनिए। क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम इसके द्वारा होता है। जो भी है वो टेम्पररी है। कृत्रिम बारिश करवाना एक महंगा सौदा भी माना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके लिए प्लेन किराए पर लेना पड़ेगा, केमिकल स्प्रे के लिए खास इंस्ट्रूमेंट फिट किए जाने होंगे और इन दोनों काम में ही बहुत धनराशि खर्च होती है। दिल्ली एनसीआर का एरिया काफी बड़ा है। अगर सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो ये करीब 1453 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एक अनुमान के मुताबिक इसमें करीब 1 करोड़ का केमिकल, 2 करोड़ के बाकी उपकरण का खर्च आएगा। मतलब ये कि एक बार बारिश कराने में करीब 3.25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही ये भी जरूरी नहीं कि पूरी ही दिल्ली में बारिश हो पाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किन किन इलाकों में कितने बादल हैं। दिल्ली एनसीआर का करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा क्षेत्र है, तो उसके वहाँ पे पानी बरसाने के लिए काफ़ी बड़े क्षेत्र में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये इस पर निर्भर करता है कि बादल किस क्षेत्र में मिलते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है पूरे दिल्ली एनसीआर के ऊपर ही बादल हों। तो जहाँ भी बादल होंगे और जिस भी प्रकार के होंगे हमको उनके साथ ही काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्योंकि एयरक्राफ्ट उड़ता है, उसका ईंधन होता है, सब प्रकार की एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और साथ ही साथ जो
फ्लेयर्स हैं उसके लगती हैं, उनके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, तो महंगा तो थोड़ा पड़ता है ये। अगर पैसे की बात छोड़ भी दी जाए तो दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने के लिए किस किस की परमिशन लेनी होगी ये भी आपको बता देती हूँ। क्लाउड सीडिंग के लिए केमिकल से भरा हुआ प्लेन दिल्ली के ऊपर उड़कर उसका स्प्रे करेगा। तो दिल्ली देश की राजधानी है जहां पर प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, बड़े बड़े संस्थान हैं। इसलिए केजरीवाल सरकार को इसके लिए डीजीसीए जो कि विमानन सेवा को कंट्रोल करती है, गृह मंत्रालय जिसके पास नागरिकों की वीआईपी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, एसपीजी जिसके पास प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन सबसे परमिशन लेनी होगी। वहां से एनओसी मिल जाने के बाद ही राजधानी दिल्ली में ऐसी बारिश करा पाना संभव हो पाएगा। भारत में कृत्रिम बारिश का इतिहास करीब 40 साल पुराना है। देश में पहली बार तमिलनाडु सरकार ने साल 1983 में सूखाग्रस्त इलाकों में कृत्रिम बारिश कराने का फैसला किया था। इसके बाद 2003 और 2004 में कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई थी। महाराष्ट्र में साल 2009 में अमेरिकी कंपनी के सहयोग से कृत्रिम बारिश करवाई गई थी। असंभव तो नहीं है, लेकिन प्रोसेस लंबा है और जब तक ये हो पाएगा तब तक इसी जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ेगी, ऐसा लगता है। अब राजस्थान में बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की, जहां पर वातावरण खराब नहीं है, वातावरण भक्तिमय हुआ है, आबो हवा भी अच्छी है। भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी तक को न्योता दिया जा चुका है। राम मंदिर से जुड़े अपडेट भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आखिर मोदी से लेकर योगी तक सब लोग राम मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले योगी की पूरी कैबिनेट अयोध्या क्यों पहुंची है, ये समझाएंगे। इस बात अयोध्या की, जहां आज से ठीक 74 दिन के बाद रामलला विराजने वाले हैं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या समेत पूरी दुनिया के श्री राम भक्तों में ठीक वैसा ही उत्साह है जैसे त्रेता युग में लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचने पर हुआ था। भगवान राम के अयोध्या आगमन को लेकर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, बही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सूरज अति निर्मल नीरा। यानी कि प्रभु आने वाले हैं, ये जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई है। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी है, सरयू अति निर्मल जल वाली हो गई है, मतलब सरयू का जल बहुत ही निर्मल हो गया है। ठीक वैसे ही पूरी दुनिया के राम भक्तों की नजर 22 जनवरी पर टिकी हुई है, जिस दिन प्रभु श्री राम बाल रूप में अपने मंदिर में विराजेंगे। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सतना में राम मंदिर का जिक्र किया। आपको उनका बयान भी सुनाऊंगी, लेकिन पहले अयोध्या की बात होगी, जहां योगी कैबिनेट की पहली बार बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचे। फिर उन्होंने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद योगी कैबिनेट ने श्री राम जन्मभूमि परिसर और रामलला विराजमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। अयोध्या में आज ही योगी कैबिनेट की पहली बैठक क्यों हुई, इसके लिए 9 नवंबर की डेट को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक कारण है। 9 नवंबर का अयोध्या के इतिहास में खास महत्व है। 9 नवंबर 1989 को ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में सालों चले राम जन्मभूमि विवाद का फैसला भी 9 नवंबर 2019 को ही श्री राम लला के पक्ष में हुआ और अब 9 नवंबर 2023 को अयोध्या में पहली बार योगी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। आज अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव पास किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास में नया अध्याय बता रही हैं। आज की कैबिनेट बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उनमें अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का फैसला, अयोध्या में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय के 25 एकड़ जमीन देने का निर्णय और अयोध्या को काशी से जलमार्ग से जोड़ने जैसे कई फैसले शामिल हैं। तो वहीं अयोध्या से सैकड़ों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक बात जो मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है, वो है राम काज किए बिना मोहि कहां विश्राम। आजकल मैं जहां भी जाता हूं, वहां
अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है। मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है